मैन्युफैक्चरिंग का फॉर्मेट बेटा आज से स्टार्ट करना है सर। मैन्युफैक्चरिंग का फॉर्मेट स्टार्ट करना है, आ जाए मैन्युफैक्चरिंग के फॉर्मेट से स्टार्ट करते हैं दोस्त। देखिएगा सर, कंपनीज नेम, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बेटा फॉर द ईयर एंडेड, जो भी ईयर एंडेड होगा बेटा मेरे पास। सर 3 कॉलम्स बनाऊंगा, देखिएगा 3 कॉलम्स बनाऊंगा बेटा। सर आप सुनिएगा सर, मैं स्टार्ट किससे करूंगा देखिएगा सर, कॉस्ट ऑफ आरएम कंज्यूम की हेडिंग से। आरएम क्या सर? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। आपको तो पूरा वर्ड लिखना है बेटा एग्जाम में, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब सर देखिएगा सर, हमने क्या पढ़ा था सर, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्यों बनाना? ये चेक करने के लिए कि जब आप गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो बेटा, तो वो आपको कितने के पड़ रहे हैं। मेरा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का जो फाइनल आंसर निकलेगा बेटा, वो क्या निकलेगा सर? आप जब मैन्युफैक्चर कर रहे हो गुड्स, तो मैन्युफैक्चर करने के बाद आपको वो कितने का पड़ रहा है सर। यानी इसमें क्या आएंगी? हमेशा कॉस्ट ही आएंगी। जैसे हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं बेटा, उसमें तो उसमें सेल्स भी आती है, उसमें कॉस्ट भी आती है, और उसमें प्रॉफिट भी आता है। सर यहाँ पे जो है वो सिर्फ कॉस्ट आएंगी, क्योंकि मुझे सिर्फ क्या पता करना है बेटा? कॉस्ट। मैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट किसके लिए बनाता हूं बेटा? फैक्ट्री के लिए। अपनी फैक्ट्री के लिए मैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाता हूं। गुड्स फैक्ट्री में प्रोड्यूस करता हूं ना बेटा, तो मैं जब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना रहा हूं बेटा, तो फैक्ट्री का बना रहा हूं, तो फैक्ट्री सेलिंग थोड़ी करती है, फैक्ट्री तो सिर्फ गुड्स बनाती है। तो मुझे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से हमेशा क्या पता चलेगा बेटा? कॉस्ट पता चलेगा। तो सर यहाँ सेल्स नहीं आएगा कभी भी। अगर कोई ये सोच रहे हैं यहाँ सेल्स आएगा, नहीं सर, सेल्स तो इनकम स्टेटमेंट में आता है। यहाँ क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट आएंगी बेटा, सारी तरह की कॉस्ट। अब बेटा सुनिएगा, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम में सिर्फ पहले जो बिल्कुल स्टार्ट का फॉर्मेट है ना, वो पूरा इनकम स्टेटमेंट का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का सेक्शन है। अगर आपको याद हो बेटा, तो हम ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल लेते थे। वहां पे ओपनिंग इन्वेंट्री लेते थे, यहाँ रॉ मटेरियल है बेटा, गुड्स बना रहा हूं ना, फिर यहाँ लूंगा परचेजेस। सर वहां भी परचेजेस लेता था, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल यहाँ लूंगा बेटा। हर चीज के साथ यहाँ रॉ मटेरियल आएगा, बाकी मेरा पूरा फॉर्मेट बेटा वही है। सर ऐड क्या करूंगा सर? कैरेज इनवर्ड्स। ये भी किसका होगा सर? सर रॉ मटेरियल का। सर लेस क्या करूंगा सर? सर परचेज रिटर्न। सर ये भी किसका होगा? सर ये भी रॉ मटेरियल का ही होगा ना दोस्त। अब बेटा सुनना सर, जब मैं इसको टोटल करता हूं ना, मेरे पास जो आंसर आता है बेटा, उसको बोलता हूं कॉस्ट ऑफ गुड्स। हमने तो बेटा पढ़ा है ना, अवेलेबल फॉर सेल लिखता हूं बेटा इनकम स्टेटमेंट में। यहां लिखूंगा यूज। बेटा यहां बेच थोड़ी रहा हूं, यहां तो यूज कर रहा हूं। अब आए सर, इसमें से लेस क्या करूंगा सर? सर क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। सर जो मेरे पास आंसर आएगा, वो मेरे पास आंसर कहलाएगा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। सर ये मेरे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम की वैल्यू है। जो मेरी इनकम स्टेटमेंट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती थी, वो मैन्युफैक्चरिंग में क्या बोलता हूं उसको? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। सर आपने कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम किया है? आपने कितना रॉ मटेरियल बेटा कंज्यूम किया है? हम इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाते थे ना, ओपनिंग इन्वेंट्री लेते थे, ऐड परचेज लेते थे, ऐड कैरेज इनवर्स, लेस परचेज रिटर्न, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता था। सर सेम फॉर्मेट लिया, लेकिन अब इंफॉर्मेशन किसकी लूंगा? रॉ मटेरियल की, क्योंकि बेटा रॉ मटेरियल खरीद रहा हूं ना यार, गुड्स बनाने के लिए मुझे रॉ मटेरियल चाहिए। अब बेटा सुनना, बच्चे एक चीज जो है वो इग्नोर करते हैं बेटा, बच्चे ये चीज निकालते नहीं है बेटा। एग्जामिनर ने ना कभी कभार मार्किंग स्कीम में इसका एक मार्क रखा होता है, बच्चे क्या करते हैं, ये सब प्लस माइनस करके डायरेक्ट क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करते हैं, ये वाली वैल्यू निकालते ही नहीं है बेटा। इसका कभी कभार एग्जामिनर मार्किंग स्कीम में मार्क रखता है, तो इसको निकालिएगा बेटा। अब सुनना
सर ये है क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर यूज? सर पिछले साल रॉ मटेरियल इतना बच गया था जो बना नहीं था, इस साल इतना रॉ मटेरियल परचेज किया, ये कैरेज इनवर्ट ये वापस कर दिया। सर ये वो मटेरियल है जिससे इस दफा गुड्स बना सकता हूं, ये वो गुड्स हैं जो अवेलेबल फॉर यूज है, ये वो रॉ मटेरियल है जिससे इस दफा मैं प्रोडक्शन कर सकता हूं। सर इसमें से क्लोजिंग इन्वेंटरी माइनस किया, क्यों माइनस किया बेटा? ये वो यूनिट्स हैं बेटा जो इस दफा सेल नहीं होंगे, जो इस दफा बनेंगे नहीं, तो बेटा कॉस्ट में भी शामिल नहीं होने चाहिए ना। तो सर यहां से मेरे पास क्या आया? कॉस्ट ऑफ आरएम कंज्यूम। सर आगे क्या फॉर्मेट होगा? सर मैं ऐड करता हूं डायरेक्ट कॉस्ट। पढ़ा था ना लास्ट क्लास में डायरेक्ट कॉस्ट बेटा। डायरेक्ट कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट भी बोल सकते हो आप जो है वो प्राइम कॉस्ट भी बोल सकते हो बेटा। जितनी भी सवाल में डायरेक्ट कॉस्ट होंगी मैं उन सबको ऐड करूंगा। सर जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग वेजेस बेटा हमने बात की थी, अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं बताएगा वेजेस में तो मैं क्या लूंगा हमेशा उसको? डायरेक्ट कॉस्ट। सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस बता दिए उसने मुझे। सर तो इस तरह जितनी भी मेरी कॉस्ट होंगी बेटा वो क्या होंगी? डायरेक्ट कॉस्ट, वो यहाँ आएंगी बेटा। मैं किस तरह लिखूंगा इसको देखिएगा। सर मैंने सेकंड कॉलम में ऐड किया बेटा इसको, और मैंने इसको यहाँ से ऐड कर दिया। अब बेटा सुन, सर आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए, सर आपने लेबर ले लिया डायरेक्ट, आपने जो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी ले लिए, सर रॉ मटेरियल भी तो डायरेक्ट कॉस्ट है, वो आपने क्यों नहीं लिया? सर रॉ मटेरियल तो है ही सबसे बड़ा डायरेक्ट कॉस्ट। भाई मटेरियल बनाने के लिए ही चाहिए गुड्स। अगर मुझे शर्ट बनानी है बेटा, और अगर एक शर्ट में 5 केजी ऑफ कॉटन लगता है, केजी नहीं होता वैसे, 5 मीटर, सॉरी 5 मीटर ऑफ कॉटन लगता है बेटा, तो जितनी ज्यादा शर्ट्स बनाओगे उतना कॉटन चाहिए, तो ये तो वेरिएबल कॉस्ट है। सर आपने इसको डायरेक्ट कॉस्ट में क्यों नहीं लिया? बेटा सुनो मैं करने क्या जा रहा हूं, सुनिएगा मैं करने क्या जा रहा हूं बेटा। मैं जब ये कॉस्ट ऑफ आरएम कंज्यूम को डायरेक्ट कॉस्ट से ऐड करूंगा ना बेटा, तो मैं इसको बोलूंगा प्राइम कॉस्ट ही बेटा। सर मैं यहाँ रॉ मटेरियल की कॉस्ट इसलिए यहाँ नहीं लिख रहा क्योंकि मुझे रॉ मटेरियल की कॉस्ट ये वाली निकालनी है। आई हैव टू शो दिस प्रेजेंटेशन, आई हैव टू शो दिस प्रेजेंटेशन। इस प्रेजेंटेशन को दिखाने के लिए है ये भी डायरेक्ट कॉस्ट, ये भी डायरेक्ट कॉस्ट है, ये बाकी डायरेक्ट कॉस्ट है, दोनों को ऐड करूंगा तो डायरेक्ट कॉस्ट का टोटल बन जाएगा बेटा। फर्स्ट साथ 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 कॉपी ना करें, प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा तब कॉपी होगा, मैंने कहा भी था आपसे दोस्त, समझिए इधर। तो सर है मटेरियल भी मेरी डायरेक्ट कॉस्ट, लेकिन क्योंकि मुझे इसकी प्रेजेंटेशन दिखानी है बेटा, इसकी प्रेजेंटेशन के किस तरह आपने निकाला है, इसलिए मैं इसको यहाँ दिखाता हूँ और बाकी डायरेक्ट कॉस्ट में ऐड करता हूँ, तो टोटल डायरेक्ट कॉस्ट ही आती है। क्या यहां तक सबको क्लियर है बेटा? फॉर्मेट मुझे जल्दी से बता दो। हमने कितनी कॉस्ट पढ़ी थी सर? सर हमने फिक्स कॉस्ट पढ़ी थी एक, सर एक हमने प्राइम कॉस्ट पढ़ी थी, और सर एक हमने टोटल कॉस्ट पढ़ी थी। सर कॉस्ट की बात की थी ना कि यहाँ कॉस्ट आएंगी, सर डायरेक्ट कॉस्ट तो मैंने ले ली, अब बची क्या बेटा? फिक्स कॉस्ट। आए फिक्स कॉस्ट को लेते हैं बेटा। तो सर मेरा अगला कॉलम क्या होगा? ऐड इनडायरेक्ट कॉस्ट। सर जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होंगी वो सब यहां आ जाएंगी। सर इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या हो सकती हैं? सर रेंट, सर इंश्योरेंस, सुपरवाइजर की सैलरी बेटा, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री प्लांट। अब बेटा सुनना, अब बेटा एक बात सुनना, बच्चे भंड मारते हैं सर। सर आपको जो है ना 3 तरह के एक्सपेंसेस देता है बेटा सवाल में, जब मैन्युफैक्चरिंग का सवाल आता है 3 तरह के एक्सपेंसेस देता है बेटा। एक डायरेक्ट एक्सपेंस होता है बेटा, या बल्कि मैं इसको इस तरह ब्रेक करता हूँ, मैं आपको यहाँ समझाने के लिए यहीं पे ही करता हूँ काम, देखिएगा मैं यहीं पे काम करता हूँ। सर सुनिएगा, मैं एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना रहा हूं। सर एक्सपेंसेस 2 तरह के होते हैं, सुनना सर, इस मैन्युफैक्चरिंग के चैप्टर में एक्सपेंसेस बेटा 2 तरह के। सर एक वो एक्सपेंस, सर एक वो एक्सपेंस जो फैक्ट्री में लग रहा है बेटा, और एक वो एक्सपेंस जो ऑफिस एंड सेलिंग में लग रहा है बेटा। सर आपको अगर याद हो, अगर आज मैं मैन्युफैक्चरिंग का चैप्टर नहीं पढ़ता और ट्रेडिंग बिजनेस का चैप्टर पढ़ता तो मैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाता ही नहीं, मैं तो इनकम स्टेटमेंट बनाता। तो जितने भी एक्सपेंसेस होते थे वो मैं कहां लेता था? इनकम स्टेटमेंट में। अब बेटा सुनना, जब मैं इनकम स्टेटमेंट में वो एक्सपेंसेस लेता हूं बेटा, तो सर ऑफिस एंड सेलिंग के एक्सपेंसेस कभी भी मैन्युफैक्चरिंग में तो नहीं आएंगे। हमने अभी पढ़ा सर मैन्युफैक्चरिंग किसके पर्सपेक्टिव से बनाता हूं? अपनी फैक्ट्री के पर्सपेक्टिव से मैन्युफैक्चरिंग बनाता हूं।
तो कॉस्ट भी सारी किसकी आएंगी बेटा, फैक्ट्री की। सर ऑफिस की कॉस्ट आ ही नहीं सकती, सेलिंग की कोई कॉस्ट आ ही नहीं सकती, क्योंकि यहां तो मैं गुड्स बना रहा हूं, मैन्युफैक्चर कर रहा हूं बेटा। तो सर मेरे जो ऑफिस एंड सेलिंग के एक्सपेंसेस हैं वो कहां जाएंगे सर, सर वो आपके जाएंगे इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंस में। सर यहाँ पे मेरे फैक्ट्री के एक्सपेंसेस मेरे मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे बेटा, मेरे फैक्ट्री के एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे। लेकिन अब बेटा फैक्ट्री में भी दो तरह के एक्सपेंसेस हैं, हमने पढ़ा था सर, एक डायरेक्ट एक्सपेंस है, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। सर डायरेक्ट तो ऊपर आ जाएंगे ना। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ बाइफरकेट कर रहा हूँ दोस्त, समझाने के लिए बाइफरकेट कर रहा हूँ। तो सर अच्छा डायरेक्ट एक्सपेंस ये दोनों कहाँ आएंगे बेटा, ये दोनों मैन्युफैक्चरिंग में आएंगे, लेकिन इनकी पोजीशन अलग जगह होगी बेटा। आप देखो मैंने डायरेक्ट की कॉस्ट अलग लिखी है, मैंने इनडायरेक्ट की कॉस्ट अलग लिखी है। तो सर हमें क्या इंश्योर करना है, सर हमें ये इंश्योर करना है कि इस डायरेक्ट कॉस्ट में कोई ऑफिस एंड सेलिंग की कॉस्ट ना आए, और इस इनडायरेक्ट में कोई ऑफिस एंड सेलिंग की कॉस्ट ना आए, क्योंकि वो कहाँ जाएगी बेटा, इनकम स्टेटमेंट में। यहाँ कौन सी कॉस्ट आनी चाहिए, सिर्फ फैक्ट्री से रिलेटेड। हाँ भाई जल्दी से मुझे बता दें यहाँ तक। यहाँ पे जो कॉस्ट आएंगी बेटा, ऑल कॉस्ट, देखना इधर, ऑल कॉस्ट एसोसिएटेड टू फैक्ट्री। सर इनकम स्टेटमेंट की यानी कि ऑफिस की या सेलिंग की कोई कॉस्ट यहाँ पर नहीं आएगी। सर अब मैं क्या करूंगा, सर मैंने, आप देखिएगा मैंने शुरू से क्या किया था बेटा, ये वाला टोटल निकाला, इसको इससे प्लस किया तो ये आया। अब बेटा अगेन ये भी कॉस्ट है ना, इसको भी इससे प्लस करूंगा तो मेरे पास कॉस्ट आ जाएगी बेटा। ये लिख दी बेटा मैंने यहाँ पे। अब बेटा देखो आप, वैसे तो मैं इसको टोटल कॉस्ट कह सकता हूँ बेटा, खुद सोचो ना, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था सर, जब वेरिएबल और फिक्स को ऐड करता हूं तो टोटल कॉस्ट बनता है। सर लेकिन आपके फॉर्मेट में ऐसा टोटल कॉस्ट का कोई वर्ड नहीं है ये बिल्कुल टोटल कॉस्ट, लेकिन आपके फॉर्मेट में ये वर्ड यूज नहीं किया, तो आप भी नहीं करेंगे। हमें तो फॉर्मेट फॉलो करना है बेटा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आधे से ज्यादा मार्क्स फॉर्मेट के ही होते हैं, तो आई हैव टू फॉलो द फॉर्मेट। सर बिल्कुल आपकी बात सही है, ये टोटल कॉस्ट है, लेकिन मैं फॉर्मेट में नाम नहीं लिखूंगा इसका, कुछ भी कोई नाम नहीं आएगा इसके अगेंस्ट। है ये टोटल कॉस्ट ही, ये मेरी वेरिएबल कॉस्ट थी, ये मेरी फिक्स कॉस्ट है, आया ये टोटल कॉस्ट ही है, लेकिन आई वोंट राइट दिस टोटल कॉस्ट का वर्ड। सर अब सर आगे ओ लेवल में तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखते थे ना। चलें बेटा, मैं इसमें ऐड क्या करूंगा सर, सर मैं इसमें ऐड करूंगा वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग बेटा। वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग कौन सा सर, इन्वेंट्री। लास्ट क्लास में पढ़ के गए थे, तीन तरह के इन्वेंट्री होते हैं, रॉ मटेरियल आपने यहां डाल दिए, देखो ओपनिंग और क्लोजिंग। वर्क इन प्रोग्रेस भी मैन्युफैक्चरिंग में आएगा सर, ऑल दो आइटम व्हिच आर नॉट कंप्लीटली मैन्युफैक्चर्ड और आर स्टिल इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग स्टेज। सर ये बनेंगे कब, अगले साल बनेंगे ना, तो आएंगे तो मैन्युफैक्चरिंग में बेटा। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऐड क्यों कर रहा हूं ये सुनिएगा सर, मैं ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस इसीलिए ऐड कर रहा हूं कि बेटा ये वो यूनिट्स है जो पिछली दफा अधूरे रह गए थे। ये हर साल का ओपनिंग, पिछले साल का क्या होता है बेटा, क्लोजिंग। तो क्लोजिंग में ये वो शर्ट्स थी, मैंने आपको लास्ट क्लास एग्जांपल दी थी सर, कुछ शर्ट्स हैं उनके बटन करना रह गए, तो ये वो शर्ट्स हैं जो पिछली दफा कंप्लीट नहीं हुई थी। अब बेटा कुछ सोचो ना, अगले साल जब मैं आऊंगा, क्या मैं नई शर्ट्स बनाना शुरू करूंगा या पहले पुरानी अधूरी बनाई हुई को पूरा करूंगा, पहले पुरानी अधूरी बनाई हुई को पूरा करूंगा, तो इसलिए ऐड किया बेटा, ये भी मेरी एक कॉस्ट है। और सर लेस करूंगा वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग। सर ये वो शर्ट्स हैं जो आज कंप्लीट नहीं हुई, अगले साल कंप्लीट होंगी, तो सर इनकी कॉस्ट भी अगले साल ही आनी चाहिए ना, आज क्यों रिकॉर्ड करूंगा। मैचिंग कॉन्सेप्ट है ना बेटा, अक्रूवल्स कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट। सर इस साल वही एक्सपेंसेस और वही कॉस्ट रिकॉर्ड होगी जो इस साल से परटेन करती हैं। इस साल तो मैंने गुड्स बनाए ही नहीं बेटा, ये वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग तो ये तो अगले साल बनेगा, ये तो इस साल अधूरा रह गया है, ये नेक्स्ट ईयर बनेगा। सर जब बनेगा नेक्स्ट ईयर तो कॉस्ट भी नेक्स्ट ईयर ही इनकर आएगी ना सर, इसीलिए मैंने इस दफा की क्लोजिंग को क्या किया, लेस। इस दफा की ओपनिंग को क्यों ऐड किया सर, पिछली दफा इसको लेस किया होगा क्योंकि ये इस दफा बने नहीं थे, तो इस दफा ये ऐड होगा बेटा। हाँ भाई वर्क इन प्रोग्रेस, चले ओके बेटा। सर जब इन सबको ऐड माइनस करूंगा बेटा, देखिएगा जब इन सबको ऐड या माइनस करूंगा बेटा, अब जो आंसर आएगा ना सर, सर उसको बोलता हूं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसको क्या बोलता हूं बेटा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सर ये वो टोटल कॉस्ट है जिसपे मेरे गुड्स मैन्युफैक्चर हुए हैं, ये वो टोटल कॉस्ट है जिसपे मेरे गुड्स मैन्युफैक्चर हुए हैं।
हाँ भाई, क्या ये क्लियर होता है सबको? जी सर सर, आ गए क्लियर। हैं, सर आ गए हैं। बिल्कुल। सर अब बेटा मैं एक चीज ऐसी लिख रहा हूँ जो आपने ओ लेवल्स में नहीं पढ़ी। ये A2 का पोर्शन है बेटा, लेकिन मैं अभी आपको समझाऊंगा नहीं। ये जब मैं आपको आज हम बेटा ओ लेवल्स के पास पेपर्स की प्रैक्टिस करेंगे, तो ये मैं आपको आज नहीं समझाऊंगा, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। ये एट फैक्ट्री प्रॉफिट किसको कहते हैं, और ये जो आंसर आएगा बेटा इसको बोलता हूँ ट्रांसफर टू मार्केट वैल्यू। ये मैं आज आपको नहीं बता रहा, ये मैं आपको बताऊंगा बेटा नेक्स्ट क्लास में। अभी आप जस्ट फॉर द सेक, क्योंकि मैं फॉर्मेट लिख रहा हूँ बेटा इसलिए लिख रहा हूँ। तो ये मैं एट फैक्ट्री प्रॉफिट और जो आंसर आएगा उससे ट्रांसफर टू मार्केट वैल्यू वो मैं आपको बताऊंगा बेटा नेक्स्ट क्लास में। आज मैं आपको नहीं बताऊंगा, आज हमें सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक ही करना है। मेरी मैन्युफैक्चरिंग वैसे यहाँ तक खत्म होता है। आपने भी जो ओ लेवल्स में पढ़ा है बेटा वो यहाँ तक पढ़ा है। ये एट फैक्ट्री प्रॉफिट क्या है, ये ट्रांसफर टू मार्केट वैल्यू क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा, ये आपने नहीं पढ़ा। ठीक है, आज नहीं बताऊंगा, आज हम कुछ सवालात करेंगे। तो बेटा ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, आए एक दो सवाल करते हैं। कुछ छोटा सा और बेसिक सा सवाल है बेटा, आए पढ़ते हैं। सर क्या बोलता है, ए बीच ओन्ड अ स्मॉल फैक्ट्री। सर फैक्ट्री है, एंड द फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्टेड, द फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हिज बुक्स। सर 31 दिसंबर 1978 है, और अब आप आपके पास जो दूसरी पिक्चर आ रही है इसमें रिक्वायरमेंट भी आ रही होगी, मुझे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है। सर स्टॉक 1 जनवरी दिया हुआ है। सर 1 जनवरी का मतलब सर ओपनिंग इन्वेंट्री दिया है बेटा आपको। सर रॉ मटेरियल का भी दिया है 5000, और फिनिश गुड्स का भी दिया है। अभी तक हमने नहीं पढ़ा कि फिनिश गुड्स के इन्वेंट्री के साथ क्या करना है, अभी तक हमने नहीं पढ़ा है बेटा। हमने अभी सिर्फ रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस पढ़ा है कि सर दोनों कहाँ आएंगे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आगे हैं सर। सर उसके बाद हमने जो है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ, इसने कैरेज ऑन परचेज। अब बेटा यहाँ सुनो जरा, ये बच्चों की गलती होती है बेटा। कैरेज ऑन परचेज लिखा है ना, हम हमारी तो शुरू से आदत है इनकम स्टेटमेंट में ले जाना, और यहाँ भी इनकम स्टेटमेंट बनानी है, बच्चे इनकम स्टेटमेंट ले जाते हैं। बेटा आप देखो परचेज किसकी है यार, रॉ मटेरियल की परचेज है, तो कैरेज भी किसका होगा यार। इनकम स्टेटमेंट में जो परचेजेस आती हैं बेटा, वो परचेज ऑफ फिनिश गुड्स आप डायरेक्ट लेते थे ना यार। अगर उस पर कोई कैरेज इन्वर्ट जाता था तो वो मैं वहां लेता था, क्योंकि मैं फिनिश गुड्स के ऊपर कैरेज देता था। बेटा यहाँ मैंने परचेज जब रॉ मटेरियल की है, तो कैरेज भी तो रॉ मटेरियल का ही होगा ना यार। और यहाँ भी कैरेज आता है, देखो ये रहा कैरेज इन्वर्ट, बच्चे इसको इनकम स्टेटमेंट में ले जाते हैं। बेटा अगर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया और मैन्युफैक्चरिंग का चैप्टर पढ़ रहे हो तो खुद अज्यूम बात है यार, आप रॉ मटेरियल खरीदोगे ना, आप फिनिश गुड्स थोड़ी खरीदोगे। तो जब भी कैरेज लिखा हुआ हो बेटा और आगे लिखा ना हो कि रॉ मटेरियल का है या उसका है, मैं हमेशा अज्यूम करूंगा बेटा रॉ मटेरियल का है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का चैप्टर पढ़ रहा हूं ना दोस्त। आगे हैं सर, उसके बाद सेल्स ऑफ फिनिश गुड्स। सर ये मेरी अभी तो किसी काम की नहीं है। सर फैक्ट्री वेजेस दिया हुआ है। अब बेटा देखो फैक्ट्री वेजेस के साथ हमने क्या पढ़ा था सर, अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट ना लिखे तो मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगा। हमने उस दिन बहुत बड़ी बहस की थी, ये देखें ये हमने डिसाइड किया था फिर कि जब भी मैन्युफैक्चरिंग या फैक्ट्री वेजेस के साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं लिखेगा तो मैं हमेशा उसको डायरेक्ट कॉस्ट में लिखूंगा बेटा। ये मेरी अजम्पशन होती है, मेरे एग्जामिनर की अजम्पशन होती है, और ये रीजनेबल अजम्पशन है बेटा दोनों केसेस में। आगे हैं सर फैक्ट्री ओवरहेड्स। सर अब ओवरहेड्स के साथ भी, फैक्ट्री ओवरहेड्स के साथ भी नहीं बताया डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ओ भाई पहली क्लास में पढ़ा था ना, फिक्स कॉस्ट के 3 नाम है, फिक्स कॉस्ट, ओवरहेड्स, इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो बेटा इतना बड़ा बड़ा ओवरहेड लिख के दे दिया, इसका मतलब क्या है सर, इनडायरेक्ट कॉस्ट है। सर सबसे देखो मैन्युफैक्चरिंग में बेटा यू हैव टू आइडेंटिफाई डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अगर आपने खुद सोचो, आपके आपने अगर डायरेक्ट की कॉस्ट को बेटा इनडायरेक्ट में ले लिया या इनडायरेक्ट की कॉस्ट को आपने डायरेक्ट में ले लिया, आपके फाइनल आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी प्राइम कॉस्ट अलग निकलेगी बेटा, आपकी ये कॉस्ट अलग निकलेगी जिसके एग्जामिनर ने मार्क्स रखे हैं बेटा, तो आपके ये 2 मार्क्स चले जाएंगे, आपके फाइनल आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट की कॉस्ट को इनडायरेक्ट ले लो, दोनों ऐड हो रही है बेटा, या आप इनडायरेक्ट कॉस्ट को डायरेक्ट ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, मेरा फाइनल आंसर मैच करेगा, लेकिन वो क्लासिफिकेशन का 1 मार्क काट लेगा बेटा। तो ख्याल रखिएगा, मुझे डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट पिक करना आनी चाहिए बेटा। सर आगे आए सर, आखिरी चीज सर, स्टॉक ऑन 31 दिसंबर बोला हुआ है सर, यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री है सर। कितना कितना बोला हुआ है सर, 4000 रॉ मटेरियल का, फिनिश गुड्स 6,500 का। आ जाए बेटा बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, आ जाए बेटा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं। एक मैं आपको बनवा के देता हूँ। कंपनीज नेम बेटा, कंपनीज नेम क्या है यहाँ देख लेते हैं सर। ए बीच था ना, ए बीच मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, और फॉर द ईयर एंडेड क्या है बेटा, 31 दिसंबर 1978। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 1978। अब बेटा सुनना जरा इधर, सर बनाते हैं आ जाए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट।
सर मैं स्टार्ट किससे करता हूं? सर मैं हेडिंग से स्टार्ट करता हूं। इस हेडिंग का मार्क है बेटा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। सर मैं किससे स्टार्ट करता हूं? सर ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। सर ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। आ जाए जरा। सर कितना दिया हुआ था ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल? दिख रहा है सबको? 5000 बेटा। आ जाए। सर इसमें ऐड क्या करता हूं? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। सर कितना है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल? 50,000। दिख रहा है बेटा सबको? सर इसमें ऐड क्या करता हूं? कैरेज इनवर्ड्स ऑफ रॉ मटेरियल। कितना है कैरेज इनवर्ड्स बेटा? 500। सर इस सवाल में कोई परचेज रिटर्न नहीं है अभी बेटा। अगर कोई वैल्यू ना लिखी हुई हो फिर भी आप लिख के 0 लिखिएगा ताकि आपको फॉर्मेट याद हो जाए। परचेज रिटर्न की इस सवाल में कोई वैल्यू नहीं है बेटा। मैं 0 लिख के परचेज रिटर्न इसलिए लिख रहा हूं ताकि अभी जब आप प्रैक्टिस करें तो आपको फॉर्मेट याद हो जाए बेटा। इसीलिए अभी अगर कोई वैल्यू ना गिवन हो तो आप 0 अज्यूम करके उसको लिखिएगा। सर यहां से क्या आएगा मेरे पास? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर यूज। जरा टोटल करें बेटा, कितना आ रहा है अवेलेबल फॉर यूज? आई थिंक ये 55,500 आएगा। लेस क्या करता हूं बेटा इसमें? क्लोजिंग इन्वेंट्री। सर मैं इसमें लेस करता हूं क्लोजिंग इन्वेंट्री किसका बेटा? सर रॉ मटेरियल का। सर आए बिल्कुल एंड में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है देख लें? 4000 दिया हुआ है बेटा क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। ले लूं बेटा 4000। सर मेरा कॉस्ट ऑफ आरएम कंज्यूम का वैल्यू कितना आया बेटा? 51500। इसमें ऐड क्या करता हूं बेटा? इसमें ऐड करता हूं डायरेक्ट कॉस्ट। सर अभी आइडेंटिफाई करके आए थे डायरेक्ट कॉस्ट एक ही है बेटा। अब बेटा सुनना। सर आप देखें मैंने फॉर्मेट में क्या लिखा है। जब एक से ज्यादा डायरेक्ट कॉस्ट होगी आप सेकंड कॉलम में लिखोगे, टोटल थर्ड कॉलम में लिखोगे। जब एक ही डायरेक्ट कॉस्ट होगी बेटा तो आप इसको डायरेक्ट कहां लिखोगे? सर थर्ड कॉलम में। जब एक ही वैल्यू होगी तो डायरेक्ट थर्ड कॉलम में लिखिएगा बेटा। यहाँ पे देखें एक ही डायरेक्ट कॉस्ट है ना बेटा। दो ही तो कॉस्ट दी हुई है, एक फैक्ट्री वेजेस एक ओवरहेड्स। वेजेस डायरेक्ट है, ओवरहेड्स के नाम से ही क्या होता है बेटा? इनडायरेक्ट। सर कितनी है? सर 25,000। तो सर एक ही डायरेक्ट कॉस्ट होगी तो मैं क्या करूंगा? डायरेक्ट सेकंड कॉलम में ही लूंगा बेटा 25,000। हाँ भाई बताएं जरा प्राइम कॉस्ट कितनी आ रही है? 76500। जरा चेक करें। यस सर। ये मेरा प्राइम कॉस्ट आ गया बेटा। सर अब अगली चीज मैं क्या करता हूं? सर मैं अगली चीज ऐड करता हूं इनडायरेक्ट कॉस्ट। सर यहां भी एक ही इनडायरेक्ट कॉस्ट है, एक से ज्यादा होगी तो आप सेकंड कॉलम में लिखेंगे और जो है टोटल थर्ड कॉलम में लिखेंगे। यहां तो एक ही इनडायरेक्ट कॉस्ट है फैक्ट्री ओवरहेड्स। सर जो कि 8,000 है आई गेस, आई बिलीव। नहीं 6,000 है सर, 6,000 है। सर सुनिएगा, सर मेरे पास क्या आई है टोटल कॉस्ट? 82,500। सर इस कॉस्ट का कोई नाम नहीं है। मैं इसमें ऐड क्या करता हूं बेटा? ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। सर क्या इस सवाल में ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है? नहीं। सर आप लीजिएगा ताकि आपको फॉर्मेट याद हो जाए। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस भी नहीं है तो सर यही मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया बेटा। यही 82,500 मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई है। बन गया सर मैन्युफैक्चरिंग। मुबारक हो। क्या ये सबको क्लियर है दोस्त?